आज हम लोग डाइस चैप्टर के बारे में देखेंगे, जो रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे और एसएससी 2 ग्राउंड के लिए। डाइस, जिसे हम पासा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक वर्ड घन और पासा 2 वर्ड आता है। सिंपली हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं ये क्या है। तो घन जो है मैथ चैप्टर के बीच, इसका हम लोग किसी भुजा, क्षेत्रफल या आयतन के बारे में जब बात करते हैं तो उस शेप को हम लोग घन बोल देते हैं। उसी चीज़ को लूडो तो हम सब ने बचपन में खेला है, उस लूडो को जो आप देखते हैं, जो उसका गोटी कहते हैं, जिसको पासा कहते हैं, वही यहाँ पर डाइस के रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डाइस के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 2 3, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इसके इधर में छिपा हुआ है और इसके एक इधर में छिपा हुआ है। यानी कि एक डाइस का टोटल 6 सतहें होती है। भुजा देखा जाए 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, यानी टोटल 12 भुजाएं होती है। और शीर्ष दिखा जाए तो शीर्ष इसके होते हैं 8। लेकिन एक्चुअल इसमें हमको न तो भुजा और न इस शीर्ष की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ सतहों की जरूरत है, जिनकी संख्या 6 होती है। अब रही बात, जब हम देखने की कोशिश करें, चाहे किसी भी तरह से आप इसको रख लें, मैक्सिमम आप एक डाइस का 3 ही सतह को एक टाइम में देख सकते हैं। 3 से अधिक सतहों को देखना एक बार में संभव नहीं है। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, किसी डाइस के किसी भी सतह के विपरीत कौन होगा या उसके संलग्न सतह पर कौन कौन होंगे। तो सतह 2 हो गए, एक संलग्न सतह और एक विपरीत सतह। विपरीत क्या, अगर यहां पर है कोई नंबर तो उसका विपरीत मतलब यहां है ना, इस चीज का विपरीत इसको बोलते हैं। यानी अगल बगल के 4 को छोड़ दिए, जो उल्टा बनेगा उसको हम विपरीत कहते हैं, और विपरीत छोड़कर जो बचेगा उस सबको हम लोग कहते हैं संलग्न सतह। विपरीत को छोड़कर किसी भी सतह के, अब मान लिया एक सतह हम लेते हैं, जो आप लोग लूडो खेलते थे, उसमें नंबर एक खास तरीके से रखी जाती थी। ऊपर में 1 तो नीचे में 6, यहाँ 2 तो इधर में 5, यहाँ 3 तो इधर में 4। तो कह सकते हैं 1 का विपरीत में 6 है, 2 का विपरीत में 5 है और 3 का विपरीत में 6 होता है। तो ये जो आपका, अब 1 के साथ देखें हम, 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का 4। अब हम 1 के बारे में बात करते हैं। 1 का संलग्न सतह, 1 का संलग्न सतह बोलें तो इसके विपरीत को छोड़कर जो चारों बचता है, यानी कि 2 5 3 और 4, ये चारों ही सतह 1 के लिए संलग्न फलक के रूप में हम जानेंगे। फलक भी सतह को ही अदर नेम बोला जा सकता है। सतह बोले, फलक बोलें या फेस बोलें, ये सब एक ही चीज़ है, बस नाम अपना अपना तरीके से लोग बोलते हैं। अब सवाल है, जो डाइस हमने अभी बात किया, छोटी सी बात हुई अभी आपसे, उसमें हमने बोला 1 का उल्टा 6 है, 2 का उल्टा 5 है, 3 का उल्टा 4 है। लेकिन दिख तो 3 ही सतह रहा है ना, दिख तो 3 ही सतह रहा है। कौन कौन दिख रहा है हमें एक डाइस में, तो इस डाइस में पार्टिकुलर हमको 1 2 3 दिख रहा है। ठीक है, तो जो डाइस में दिखते हैं सतह, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, क्योंकि एक के बगल में होगा तभी दिखेगा, विपरीत होने पर नहीं दिखेगा। तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू दिमाग में रखेंगे कि जो दिखता है वह कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, है ना। दिखने वाले सतहें 1 2 3 जो दिख रहा है, वो कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको हम आगे यूज लेंगे। अब हम देखें, डाइस जो है 2 प्रकार के हैं। कौन कौन, एक क्लोज्ड डाइस और एक ओपन डाइस। क्लोज्ड बंद डाइस और ओपन जो है खुला हुआ, ये 2 डाइस हैं। तो हम लोग जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में
ध्यान देते हैं एग्जाम में जिस बेस का क्वेश्चन ज़्यादा आता है वो क्लोज्ड डाइस होता है, न कि ओपन। लेकिन हमें सीखना दोनों है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ओनली क्लोज्ड आता है, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। क्लोज्ड का मतलब ये एक आपको डाइस बना कर दे दिया और इसमें जो है आपको कुछ पार्ट बता दिया, 1 2 3 4, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। आप कहेगा इसको फोल्ड कीजिए, तो फोल्ड कब करेंगे? जब अनफोल्ड है, वो पहले से फोल्ड नहीं होगा तब तो फोल्ड करना है। तो यही है ओपन का सेंस, जो अभी बिल्कुल ही डाइस नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम फोल्ड करते हैं, बना देते हैं, है ना, तब वो डाइस के रूप में दिखता है। लेकिन क्लोज्ड में डायरेक्टली आपको 3 सतह दिखता है और ये क्लोज्ड आपको मतलब पूरी तरह घन के रूप में, पासा के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्लोज्ड डाइस भी दो तरह से हम कह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा सिंपल। इसको आप नॉन स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में हम लोग मानक पासा भी कह सकते हैं और इसको सामान्य बोल दें। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन पे देखेंगे कैसे जाने कि कोई डाइस स्टैंडर्ड है या कि सिंपल है। अब उस पर विचार करें। अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं तो क्या खास बात है, उसमें नंबर की खासियत होती है, 1 ऊपर तो नीचे 6, 2 ऊपर तो नीचे 5, 3 ऊपर तो नीचे 4। मतलब कि जो विपरीत सतहें होती है उन दोनों का पेयरिंग आप देखेंगे तो पेयरिंग 7 का बनता है ना। यदि विपरीत पेयर जो है, विपरीत में जो सतहें हैं उसको जोड़ने पर यदि 7 आता है तो उसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। तो और दूसरी चीज कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अंकों का ही यूज किया जा सकता है, न ही साइन का यूज होगा, न ही अक्षर का यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर। इस नंबर को आप बूंदा से भी दिखा सकते हो, अलग बात है, लेकिन ये गिनती में 1 से लेकर 6 तक के ही होंगे, उससे बाहर कभी भी स्टैंडर्ड में यूज नहीं हो सकता। अब चले हम स्टैंडर्ड का 2 कंडीशन, 1 से लेकर 6 तक के अंकों का यूज और दूसरा विपरीत फलकों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अगर विपरीत का योग 7 है तो अदर हैंड बोल सकते हैं कि डाइस में जो 3 सतह हमें दिख रहा है उसमें भी किसी भी 2 को अगर हम जोड़ें तो वो चाहे जो भी हो, 7 से छोटा भी हो सकता है, 7 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 7 कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा। अब यही 6 कहीं और होगा तब ना यहां भी 7 बन सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 का 2 प्लेस हम बना दें? इसलिए कभी भी दिखने वाले जो सतह है उसमें 2 को जोड़ने पर 7 नहीं हो सकता, इसका खास ध्यान रखेंगे। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखें। मेरा सवाल है, ये दे दिया और आपसे कहता है कि इसमें 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। है ना, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड है या नहीं। तो इससे हम देखते हैं, हमारे पास 3 जो नंबर है, किसी भी 2 को हम जोड़ के देखेंगे। 5 + 6 7 है क्या? नहीं। 3 + 6 7 है क्या? 5 + 3 7 है क्या? नहीं है। तीनों ही पेयर नहीं है, मतलब ये कंप्लीट स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में 2 या 3 डाइस दिया है तो एक स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गया। जब तक दोनों या तीनों जितने भी डाइस आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं सभी में स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, तब तक उसे स्टैंडर्ड हम नहीं कह सकते। अब इसको भी चेक करें। 1 + 4 ये भी 7 नहीं है, 2 + 4 ये भी 7 नहीं है, फिर देखिए 2 + 1 ये भी 7 नहीं है। मतलब कि हमारे क्वेश्चन में जो 2 डाइस दिया है दोनों में किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड है तो मैंने बताया था अपोजिट पेयर का सम 7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका भी विपरीत निकालना उसे 7 से घटा देना है। तो आपको चाहिए था 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत के लिए 7 से 5 को घटाइए, आपका रिजल्ट
तैयार। अगर 3 का विपरीत कहें 7 में 3 को घटा दीजिए, 1 का विपरीत कहें 7 में 1 को घटा दीजिए। मतलब यह है कि किसी का भी विपरीत आप आराम से कह सकते हैं यदि आपका डाइस स्टैंडर्ड हो। एक ही डाइस देकर आपसे कहता है 3 का विपरीत बताइए, तो सिंगल डाइस से अगर विपरीत पूछा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप तभी जवाब दे सकते हैं जबकि वो स्टैंडर्ड हो। यानी कि इसमें सिर्फ हमको ये सर्च करना स्टैंडर्ड है तो जवाब देंगे, नहीं है तो जवाब नहीं दे सकते। चलिए अब हम कंफर्म करते हैं इसको। 2 + 6 7 नहीं है, 4 + 6 अगेन 7 नहीं है, 2 + 4 अभी भी ये 7 नहीं है। तो एक ही डाइस है, तो एक डाइस अगर जो है स्टैंडर्ड की कंडीशन को मैनेज करता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का अवश्य है। अब हमें चाहिए क्या, तो 3 का विपरीत, 7 से 3 को घटा दें, हमें चाहिए 4। हमसे पूछ रहा है 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम स्टैंडर्ड पहले तलाश रहे हैं। 1 + 2, 2 + 4, 1 + 4, कोई भी आप देख सकते हैं 7 नहीं है। यहाँ चलें 5 + 6, 4 + 6, 4 + 5, अगेन कोई भी 7 नहीं है। इसमें देखें 3 + 5, 1 + 5, 1 + 3, अगेन किसी का भी पेयर 7 नहीं बनाता। यहाँ देखें 2 + 6, 3 + 6 और 2 + 3, अगेन किसी का पेयर 7 नहीं बना रहा है। मतलब कि ये चारों जो डाइस है आपका स्टैंडर्ड के शर्त को मैनेज कर रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। अगर है तो आपसे पूछ रहा है 1 का विपरीत, 7 से 1 को घटा दिए, रिजल्ट हमारा क्लियर। अगेन मेरा सवाल है 3 डाइस दिया और आपसे पूछता है 4 का विपरीत बताएं। पुनः हम देख रहे हैं क्या ये स्टैंडर्ड है। 5 + 6, 6 + 3, 5 + 3, कोई भी 7 नहीं बनाया। 3 + 1, 5 + 1 और 3 + 5, यहाँ भी कोई 7 नहीं बनाया। 6 + 2, 2 + 4 और 4 + 6, यहाँ भी कोई 7 नहीं बनाया है। मतलब ये भी स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड है तो विपरीत निकालने के लिए 7 से घटा दिए, ये रिजल्ट तैयार। अब हम लोग चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड या सिंपल डाइस की ओर। तो इसमें कुछ रूल पे हम इसको देखेंगे। रूल नंबर 1 इसमें क्या है, ऐसे 2 डाइस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंक ही कॉमन हो, सिर्फ एक सतह कॉमन हो, है ना, सिर्फ एक सतह कॉमन हो 2 डाइस के बीच, तब उसको हम कहेंगे पहला रूल को फॉलो कर रहा है। अब सवाल है नॉन स्टैंडर्ड, हमने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड, तो सीधा सीधा कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी जिसका अगल बगल का पेयर 7 बन जा रहा है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तब उसे कैसे हम जज करें, तो उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं रूल 1 में। जो दोनों आपके पास डाइस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंक यदि कॉमन हो तो उसको आप रूल 1 के थ्रू देख सकते हैं। अब सवाल है क्या करें, कैसे जाने अपोजिट, तो जो नंबर दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है वहां से लेकर क्लॉकवाइज रेस्ट जो बच रहा है आपका उस अंक को लिखिए। तो 5 के बाद क्लॉकवाइज में पहला अंक 2, उसके बाद 1, फिर सेकंड में 5 से चलें, 5 के बाद क्लॉकवाइज का पहला अंक 4, दूसरा अंक 3। तो इस प्रकार जो ऊपर नीचे आपको मिल रहा है नंबर वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। मतलब कि 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3, तो 5 का अपोजिट। अब आप जानते हैं कि आपके पास 6 ही सतह है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 अंक आपको मालूम है तो एक ही सतह बच रहा है, तो नेचुरली वो 5 के विपरीत है। कौन बच रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 तक का यूज हो गया, मतलब बचा 6। अब आपको जिसका भी अपोजिट बताना है आप रेडी हैं, बता सकते हैं। आपसे फिलहाल पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन हमने दिया नहीं, 3 का विपरीत कौन, 3 का विपरीत कौन, तो 3 का विपरीत 1। बस यही आपको करना है। यदि 2 डाइस के बीच सिर्फ और सिर्फ एक अंक कॉमन हो, उस कंडीशन में उस कॉमन अंक से लेकर बाकी बचे हुए अंकों को क्लॉकवाइज लिखेंगे।
फिर सेकंड में भी वही काम करेंगे और ऊपर नीचे जो अंक आ गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि 5 का अपोजिट 5 होगा, क्योंकि सिमिलर कभी भी अपोजिट नहीं होता है। बस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट पेयर हो गया। अब जो बच गया वो अंक 5 का अपोजिट होगा। मेरा क्वेश्चन है इस कंडीशन में 4 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं क्या ये स्टैंडर्ड है। तो देख सकते हैं इसमें 5 और 2 का जोड़ 7 हो गया, मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। सिंपल है। तो सिंपल में हमने बोला यदि एक अंक कॉमन हो तो आप देखिए इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन है। तो 5 से अभी हमने बताया क्लॉकवाइज मूव कीजिए, तो 5 के बाद 2 और नेक्स्ट 4। इसमें चले 5 के बाद क्लॉकवाइज का पहला अंक 6, नेक्स्ट 3। लेकिन हमें चाहिए 4 का, तो सीधे हम 4 पर अब फोकस कर ले। 4 का अपोजिट 3। रूल 2 क्या है, इसमें 2 सतह कॉमन होता है ना। चलिए रूल 2 में हमने बोला यदि आपकी 2 सतहें कॉमन हो तो उसको रूल 2 के थ्रू देखते हैं। और रूल 2 में क्या होता है, यदि 2 सतहें कॉमन हो तो तीसरा अंक नेचुरली दोनों में अनकॉमन रह गया, तो तीसरा अनकॉमन अंक जो बचा वो क्या होगा, विपरीत होगा, है ना। 2 अंक अगर कॉमन है तो जो तीसरा अंक बच गया दोनों में वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहां आप देख सकते हैं 1 4 और 1 4 दोनों कॉमन है, तो बचा कौन, 5 और इसमें बचा 3, मतलब 5 का विपरीत 3। हमें पूछ रहा है 3 का विपरीत, मतलब कि 5 हमारा आंसर। इसमें देखें कौन कौन सा कॉमन है, तो 2 1 और 2 1 कॉमन है, तो बचा कौन, 5 और 6, तो 5 का विपरीत 6। अब एक चीज में खास बात ध्यान रखिएगा, हमने बोला तीसरा जो अनकॉमन है वो एक दूसरे का उल्टा होगा, मतलब कि 6 और 5 विपरीत पेयर है, ये हमें मालूम हो गया। लेकिन न तो आप 1 का बता सकते हैं न ही कोई अदर कोई भी अंक का बता सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 के बारे में रूल 2 से जानकारी आपको नहीं हो सकती। अब अगर आपके क्वेश्चन में मोर देन 2 आपके पास डाइस हैं, 2 में शर्त 2 लग रहा है, तो हो सकता है किसी 2 में शर्त 1 भी लग रहा होगा, तो आप शर्त 1 के थ्रू बाकी का भी रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन पार्टिकुलर इन दोनों से बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर का रिजल्ट आपसे निकलेगा। यहां पर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि अभी जितने भी केस हम लोगों ने बात किया सब में ये रिजल्ट दे सकता है ना। इसमें सबसे अहम चीज क्या है, सिंपली 3 या 3 से अधिक डाइस, तो 3 से अधिक में 4 ही देता है, 4 से अधिक अभी तक क्वेश्चन में देखा नहीं गया है। तो यदि 3 या डाइस देता है, कोई एक अंक की स्थिति कम से कम 3 बार हो, तो उसका अपोजिट आप आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रूल है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आप बेसिक्स का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखें। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 4 डाइस देकर हमसे पूछता है कि 3 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अब अगर 3 का पूछ रहा है तो हमें यह देखना है कि क्या 3 का यूज मोर देन 2 टाइम्स है। यदि हां तो डायरेक्टली हम 3 का यूज करके चलेंगे, और यदि नहीं तो किसी और का पुनः निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 यहां है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, मतलब 3 का यूज 3 जगह दिख रहा है, तो डायरेक्टली 3 का हम रिजल्ट निकालने में सक्षम हो सकते हैं। अब चलें, हमने शुरू में कॉन्सेप्ट में आपको बताया जो 3 सतह आपको दिखता है वो कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता। तो इसमें 3 के साथ 1 और 6 दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत चाहे जो भी हो, 1 या 6 तो नहीं हो सकता। उसी तरह थर्ड में देखें तो 3 के बगल में 5 और 1 है, 1 ऑलरेडी हम लिख चुके, मतलब कह सकते हैं कि 5 भी 3 का विपरीत नहीं होगा। इसमें देखें तो 3 के बगल का अंक है 2 और 6 हम लिख चुके, मतलब कि 2 भी नहीं हो सकता। अब सतहें 6 होती है, 1 2 3 4 5 का यूज हमने कर लिया, तो जो बच गया वही 3 का विपरीत होगा। अब कौन बच गया, तो आप देख सकते हैं कि यहां बच गया 4। आपसे पूछ रहा था 3 का विपरीत, तो अब हमारा रिजल्ट 3 का विपरीत
4। सवाल है 4 का विपरीत कौन होगा, है ना, 4 का विपरीत कौन। तो हम देखें, अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल के लिए कि जिसका निकालना है अगर उसकी उपस्थिति 3 डाइस में हो, मोर देन 2 टाइम्स हो, तो डायरेक्टली उसका यूज करेंगे। तो 4 यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां एक ही में है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल का यूज करके हम डायरेक्टली 4 का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो सवाल है किसको निकालना चाहिए, अब इस पर विचार करें। तो कौन कौन मैक्सिमम 2 से अधिक बार है, देखिए 6 का यूज है 2 ही बार, 5 का यूज है 1 2 3 बार, तो 5 का यूज हम कर सकते हैं। 1 का यूज भी 2 ही बार है, नहीं कर सकते हैं। 2 का यूज 2 ही बार, उसको मत कीजिए। 3 का यूज 2 बार, मतलब कि सबसे अधिक टाइम 5 है, तो हम 5 का ही यूज करेंगे। 5 के बगल का अंक पहला से देखें तो 1 और 6 नहीं हो सकता। दूसरा में देखें 6 और 3, 6 लिख चुके, 3 भी नहीं। और आगे जाए 2 और 3 बचा, 3 आप लिख चुके, 2 भी नहीं। तो 5 का उल्टा कौन बचा, 4। तो 5 का उल्टा 4, तो 4 का उल्टा 5। तो ये अभी हम लोगों ने बात किया क्लोज्ड डाइस का। अब हम लोग बात करते हैं ओपन डाइस का। मतलब कि कुछ सतहें आपको दे दी जाती है और आपसे कही जाती है उसको फोल्ड करके इसको बंद कीजिए। बंद करने के बाद कौन सा डाइस आपके ऑप्शन के थ्रू बनना संभव है, ये बताना है। तो इसके आधार पे हम आकृति को पहले देखें, 1 2 3 4। अब एक इधर होगा और एक लेफ्ट में कहीं पर होगा। राइट में भी यहां से यहां कहीं हो सकता है और लेफ्ट में यहां से यहां, चारों में किसी के भी लेफ्ट में हो सकता है। हम कहीं भी एक जगह लिख ले रहे हैं, ये हुआ। अब अगर हम अंक लिख लें 5 4 2 1 6 3, अल्टरनेटली जो अंक आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसको ख्याल रखना है। तो यहां पर 4 का अल्टरनेट अंक 6, 2 का अल्टरनेट अंक 3 और 1 का अल्टरनेट 5, मतलब ये 3 पेयर बनेगा। अब मेरा सवाल है कि कौन सा डाइस इसे मोड़कर बनाया जा सकता है। तो फिलॉसफी दिमाग में रखिए, ये 3 पेयर हम जान चुके हैं अपोजिट, और मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को कभी भी अपोजिट पेयर साथ में नहीं हो सकते। मतलब कि जो भी डाइस बनेगा 4 और 6 एक साथ नहीं हो सकता, 2 और 3 को एक साथ यूज हम नहीं कर सकते, 1 और 5 का भी यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो किसको कर सकते हैं, यदि तीनों में से एक एक अंक हो तो वो डाइस ही इकलौता बनना संभव है। अब चलें हम आपके ऑप्शन में, इस तरह क्लोज्ड डाइस आपको दे दिया। चलिए इसे हम देखते हैं। पहला में है 2 3 5। 2 है तो 2 का पेयर 3 के साथ है, जो दोनों साथ में दे दिया। तो साथ में है तो अपोजिट तो नहीं हो सकता, मतलब ये संभव नहीं है। दूसरा में 4 5 6, आप दे सकते हैं 4 और 6 एक साथ पेयर बना रहा है अपोजिट का, और यहाँ 4 6 को एक साथ दे दिया, मतलब ये भी संभव नहीं है। तीसरा में 1 6 5, 1 5 देखिए यहाँ पेयर बनाया हुआ है अपोजिट का, तो एक साथ ये भी नहीं दिख सकता। अब आपके पास बचा 4 2 5, 4 इसमें से, 2 इसमें से, 5 इसमें से, तो तीनों ही पेयर से एक एक अंक है, मतलब ये संभव है, यही आपका बनेगा। कंडीशन वही है। अल्टरनेट देखिए, तो 5 का अल्टरनेट 2, 6 का अल्टरनेट 3, 1 का अल्टरनेट 4। जिसका अल्टरनेट आसानी से देखे उसको पहले झेल लीजिए, जो बच गया वो तीसरा पेयर बना दीजिए, है ना। नहीं तो 1 और 4 आपको अपोजिट कह सकते हैं कि कहाँ अल्टरनेट है, मुश्किल में आ जाइएगा। लेकिन 5 का अल्टरनेट 2 है, ये तो देख सकते हैं आप। 6 का अल्टरनेट 3 है, ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो तीसरा पेयर जो बच गया। अब अगेन कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं है। फिर हम चलें, हमारे पास कुछ डाइस दे दिया गया है। चलिए 3 ही डाइस पे चलते हैं। 5 2 3 6 5 1 1 4 2, 3 डाइस। तो 5 2 3, 5 के साथ 2 है, और हम देख सकते हैं कि 5 और 2 अपोजिट पेयर है, मतलब साथ नहीं होगा। दूसरा है 6 5 1, 6 यहाँ, 5 यहाँ, 1 यहाँ, तीनों पेयर से हो गया, मतलब ये बन सकता है। तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, है ना।
वैसे अगर देखें तो 1 4 2 आप देख सकते हैं 1 और 4 साथ में नहीं हो सकता, मतलब ये भी फेल। अब सिर्फ आपको हम पेयर दिखा देते हैं और यहाँ जो ये चारों मिलेगा वो एक डिजाइन बना देगा। तो डिजाइन और अपोजिट, अब 2 थिंकिंग आपको करना है। चलिए हम चलते हैं 5 1 2 3 6 और यहाँ एक डिजाइन बन रहा है। चलिए ये इधर का हो गया, ये इधर चला गया, ये भी हम इधर कर दें और ये हम ऐसे कर दें। तो 5 का अल्टरनेट 2, 6 का अल्टरनेट 3 और 1 का अल्टरनेट, ये जो चारों आपका मिलेगा तो इस तरह क्रॉस बनेगा। ऊपर से नीचे फोल्ड करेंगे तो ये लकीर ऐसे आ जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो यूं आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये भी लेफ्ट राइट आ जाएगा और इसको करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये इस तरह। तो इस तरफ डिजाइन भी देखना है, तीनों पेयर से एक एक अंक होना चाहिए, ये भी देखना है। और अगर डिजाइन आपके किसी सतह पे हो तो डिजाइन कैसा बनेगा ये भी आपको देखना है। ये दोनों कंडीशन अब भांपना है। अगर हम ये बना दें, अब इसमें कौन संभव है, तो पहला पेयर देखिए 5 6 3, 6 3 एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब फेल। 2 5 3, 2 5 एक साथ नहीं चलेगा, फेल। 5 6 और ड्राइंग स्केच, तो ड्राइंग को सबसे पहले देखें, तीनों में एक एक है, एक 5 यहाँ 6 यहाँ, लेकिन ड्राइंग क्या वैसा है जो हमने बनाया। यहाँ जो है एक सतह ऐसे डायरेक्टली चला गया है जो कहीं भी सीधा नहीं जा सकता, मतलब कि ये फेल। सिंपली देखने में एक नज़र में लग रहा है तीनों से एक एक हो गया, लेकिन ड्राइंग वहाँ गलत दे दिया गया, इसलिए ये भी फेल हो गया। अब चौथा में जाए 2 6 1, 2 यहाँ से 6 यहाँ से 1 यहाँ से, मतलब ये पास। तो ड्राइंग वाला में थोड़ा ज़्यादा होशियार आपको रहना है। अब यही ड्राइंग जो है एक दूसरे तरह का बनाता है, इस तरह बना देगा। अब यहाँ पर भी कोई ड्राइंग दे दिया, चलिए यहाँ कोई अक्षर दे दिया, यहाँ भी कोई अक्षर साइन दे दें हम, और यहाँ भी चलिए कौन सा अंक नहीं है, 5 नहीं है, चलिए इस तरह कर दिया। तो ये 5 का अपोजिट 2 तो आप देख ही सकते हैं, 3 का अपोजिट 6 भी मिलेगा, तो कैसा बनेगा उस पर पुनः ध्यान दीजिए। ये चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आएगा यूँ, ये चीज़ यहाँ पर आ गया @ ये डिवाइड यहाँ पर आ गया और ये चीज़ यहाँ आ गया। अब देखिए तीनों में से एक एक होना चाहिए, और अगर ड्राइंग वाला कंडीशन है, स्केच वाला है पार्ट, तो स्केच देख लीजिए ऐसे होना चाहिए। यही है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। तो डाइस में क्लोज्ड और ओपन दोनों ही डाइस का अपना अपना महत्व है, दोनों पर हमें फोकस करना है। अगर क्लोज्ड डाइस है तो हमारे पास कुछ रूल्स है स्टैंडर्ड और सिंपल के मार्फत, और अगर ओपन डाइस है तो हमें देखना है किसका अपोजिट कौन। तो अपोजिट आमतौर पे अल्टरनेट वाला होता है, लेकिन कभी कभी 4 पार्ट मिलकर जब एक पार्ट बनाता है तो वहाँ ड्राइंग यानी स्केचिंग का भी महत्व आपका बनता है। तो जो लोग ड्राइंग थोड़ा करने में सक्षम है वो इसको फिल कर सकते हैं कैसे बन रहा है। अदरवाइज बढ़िया से ध्यान दीजिए, ऊपर ये बनेगा तो ऊपर वाला कोना पकड़ेगा, ये राइट में ऊपर कोना पकड़ेगा, ये नीचे का राइट कॉर्नर पकड़ेगा और ये नीचे का लेफ्ट कॉर्नर पकड़ेगा। इस तरह ड्राइंग वाला कंडीशन जहां दे दे ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा में ये अगर है तो डायरेक्टली ड्राइंग देख के लगता है होना चाहिए, लेकिन हर बार आपको पता चलेगा कि ड्राइंग देते समय थोड़ा सा चतुराई कर दिया है, बाएं दाएं घुमा दिया, गलत हो गया। तो यही आज आप लोग का डाइस में, और कुछ नहीं। यहीं पर हम डाइस को क्लोज करते हैं। आप लोग कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आगे आप लोगों को कौन सा चैप्टर के बारे में वीडियो चाहिए ना। अगला हम लोग मैथ का कोई लेंगे, तो आप लोग मैथ के बारे में डिसाइड करके बताएं ताकि हम उस पर अगला वीडियो आप लोग को दे सकें। धन्यवाद।